Yeah, good evening, friends, and welcome to our next lesson. I think this is lesson number 16 होगा शायद या और आज मैंने सोचा कि जैसा उस दिन हमने कहा था, आप लोगों ने सम ऑफ यू डिमांडेड के एक और वो जो स्ट्रेंथ्स ऑफ प्लैनेट्स एंड हाउसेस क्वांटिफाई कैसे करना है, एक उसका एक और एक्सरसाइज करके देखा जाए। तो हमने कहा ओके चलो ठीक है, दैट्स अ गुड आइडिया, विल डू वन थिंग। एक हमने चार्ट आज टेकअप करता हूँ एंड आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, उसको कैसे वो द रूल्स फॉर गाइडलाइंस और रूल्स व्हाट एवर यू मे कॉल इट फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ प्लैनेटरी स्ट्रेंथ्स एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ हाउसेस। और हमने एक मैसेज भेजा था, उसका आप लोगों ने प्रिंट आउट निकाला था क्या? क्योंकि उसको देख के ही कर पाएंगे ना, या तो फिर उसकी फोटो नहीं तो खींच, आप फोटो तो हमने व्हाट्सएप तो कर दिया था, उसको ही कम से कम खोल लीजिएगा। दैट शुड बी इन, बिकॉज आई वांट यू ऑल ओनली टू डू इट। ठीक है, जो चार्ट है हमारे पास जिसको मैं करवाना चाहता हूँ, तो आई वांट डिस्कशन के तौर पे हम लोग उसको करेंगे। देन यू नो, इफ यू डू इट योरसेल्फ देन यू विल गेट अ बेटर आइडिया। एक्चुअली जब उसको आप खुद एक्सरसाइज करेंगे, ओनली देन यू नो वो प्रैक्टिस होगा फिर। तो वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट दैट यू नो, नॉट दैट एवरी चार्ट दैट यू कम अक्रॉस यू विल बी एबल टू डू इट। यू नो, इवन व्हेन यू बिकम अ फुल फ्लेज्ड एस्ट्रोलॉजर, मैं भी नहीं करता हूँ, बट देन यस, एक दो तीन चार आप करेंगे तो यू नो यू गेट द हैंग ऑफ द थिंग। फिर आपको समझ में आने लगेगा लुकिंग एट द चार्ट, क्या अफ्लिक्शंस हैं, कहाँ है बैड प्लेसमेंट है। तो एक स्ट्रेंथ्स का, एक ओवरऑल स्ट्रेंथ का ऑफ द हॉरोस्कोप का आइडिया मिल जाता है। प्रैक्टिस की चीज है। तो मैं एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आपसे, एंड आई विल आस्क यू ऑल ओनली टू डू इट, ओके? अगर आपके पास वो रूल्स वाला वो प्रिंट आउट या तो आपने निकाल लिया हो या फोटो खींच लिया हो, नहीं खींचा है तो व्हाट्सएप में हमने आज भेजा था, उसको खोल लीजिए, so that it is in front of you. Okay, I'm going to share a screen. All of you can hear me ना? I don't know why David भी नहीं है और सुमंत नहीं है, कोई मैसेज भी नहीं आया है। इम्पोर्टेंट था तो मैं चाह रहा था कि, but anyway, चलिए, I'm sharing the screen. खुल जाएगी तो बताइएगा। खुल गया सर। ठीक है, तो देखिए ये राशि चार्ट है यहाँ पर, और लग्न का हमने, लग्न की डिग्री इसमें लिख दी है, और लग्न वाला हमने उसको नहीं यहाँ पर पेस्ट किया है, लग्न की डिग्री लिख दी है। और ये प्लैनेटरी लॉन्गिट्यूड्स हैं, कौन सा प्लैनेट किस भाव में, ठीक है? भाव में तो आपके सामने बैठा हुआ है, आप देख रहे हैं कितने डिग्रीज का है वो, यहाँ लेफ्ट साइड में इसमें दिया हुआ है। तो विल यू नो विल टेक अप वन बाय वन, आप ही लोग बताएंगे मुझे देख करके। तो और उसको मैं फिर यहाँ पे वो लग्न में जो प्लैनेट बैठा है सैटर्न, उससे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइए फिर सैटर्न के स्ट्रेंथ्स को हम कैसे, जो रूल्स हमारे सामने हैं उसमें बताइए, हाउ यू नो कैसे हम सैटर्न के स्ट्रेंथ को जज करेंगे। हम लिखते जाएंगे, जस्ट लेट मी, आप लोग देखना शुरू कीजिए। देखिए, सी द रूल बुक। देखिए, थोड़ा सा इंटरनेट मेरा कनेक्शन आज अनस्टेबल बता रहा है, आई डोंट नो, फिर वो रिकॉर्डिंग का कुछ प्रॉब्लम अगर होगा। देखो ये गायब हो रहा है,
प्रसून देखो इंटरनेट ठीक चल रहा है ना? जागृति वो लाइट जल रही है? उसमें इंटरनेट वाली लाइट जल रही है ना, हरे रंग की? बोलिए, सैटर्न का आप बताइए। सैटर्न की डिग्री कितनी है सर? देखिए सामने है आपके ना, आप देखिए यहाँ पे, ये रीड सी दिस टेबल ऑन द लेफ्ट साइड, नजर आ रहा है ना सैटर्न की डिग्री? आपको या खुद देखना है आपको। The Saturn is neither in infancy nor in old age, so it has not lost any strength on that basis. And Saturn is in Libra, so it is exalted. So okay, so एक मिनट, let us go one by one. इसका इन्फेंसी का, इसका एज का कितना परसेंट मार्क्स देंगे इसको? Full 100%. 100%, ओके 100%, ठीक है। एज, so we'll write age 100%, ठीक है। नेक्स्ट किस चीज के लिए? MTR, planet MTR is affected. एग्जॉल्टेशन में है एग्जॉल्टेशन में? Yes, sir. तो कितना नंबर मिलेगा एग्जॉल्टेशन का? आप लोग वैसे नहीं पढ़ेंगे, 25% ऐड करेंगे प्लस आप लोग 25%। नहीं मिलता होगा टाइम या नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो हमने कहा कि चलिए खुद जो है आप लोगों से करवा के इसको देखते हैं, ठीक है। और भी कुछ, कहीं कुछ इसका नेगेटिविटी नजर आ रही है, कहीं से कुछ माइनस होना है, कुछ करना है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग रूल्स को एक बार पढ़ जाइए। वो जो है ना, यू रीड ऑल द रूल्स, उसके बाद फिर वील टेक अ प्लेनेट बाय प्लेनेट। आज 2 मिनट दे रहा हूं मैं, तो आप उसको पढ़ जाइए, पूरा रूल्स को सारे पढ़ जाइए। उसके बाद फिर प्लेनेट बाय एक एक करके हम चलेंगे। दिव्या जी, आपने ये क्लास किया था ना क्वांटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ वाला, कि नहीं किया था? मिस कर गई थी क्या? सर ये वाला नहीं किया था, बिकॉज दिस इज अ लिटिल न्यू टू मी, मेरे को ऐसा लग रहा है। लेकिन आपने वीडियो भी नहीं सुना? नहीं सर, टाइम नहीं मिला। जब आपने किया था ये मैंने उसके बाद वाला वीडियो देखा था, बट ये वाला शायद मिस हो नहीं, तो इसको जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आज का थोड़ा पता नहीं है, अनस्टेबल मेरा कनेक्शन है, इसका वीडियो कैसा होगा। एनीवे वो वीडियो तो ठीक है। तो एनीवे आप इसको ध्यान से देखिए। ये दिस इज हाउ यू नो वी फिक्स क्वांटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स एंड हाउसेस। वो जो फॉर्मूला हमने दिया हुआ है, उसमें रूल सारे दिए हुए हैं, उसको पढ़ के प्लैनेट बाय प्लैनेट हम चलते हैं। और बताइए सैटर्न के बारे में, एनीबॉडी हैज एनीथिंग टू से अबाउट सैटर्न? MTR is not afflicted, so it doesn't lose any strength. MTR is not afflicted. Okay. Why is it not afflicted? The only malefic planet here is Mercury, and that is not having any aspect. No, we are talking about Saturn right now. ठीक है? We'll take a planet by planet. सैटर्न कोई स्ट्रेंथ कहीं से, देखिए सैटर्न के जो प्लसेस थे आपने देख लिए। एज का जो है, सैटर्न का लॉन्गिट्यूड 6.5 है, 6.51 है, तो इसीलिए इट इज मोर देन 5 डिग्रीज। तो 100% उसको हम एज के लिए देते हैं। इन्फेंट नहीं है ना, ओल्ड एज में है, प्लस इट इज एन एक्सॉल्टेशन, ठीक है। सो तो वी गिव इट 25% एक्स्ट्रा मार्क्स बिकॉज इट इज एक्सॉल्टेड। तो ये तो स्ट्रेंथ्स हैं। बाकी कहीं से कुछ माइनस भी होगा, उसका क्या? माइनस उसका होने के लिए हमें क्या क्या देखना होगा? वेदर एनी प्लान, डिस्पोजिटर स्ट्रेंथ देखी जाएगी। हाँ बताइए। डिस्पोजिटर स्ट्रेंथ इज 1,
अब शुक्र है, शुक्र की स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी। हाँ, तो अभी छोड़ दीजिए ठीक है ना जी। जी, जी। शुक्र की जब हम स्ट्रेंथ फिक्स अप करेंगे तब देख लीजिएगा, जी, जी, ठीक है ना। विल प्रोसीड प्लैनेट बाय प्लैनेट। जी। शुक्र की स्ट्रेंथ वैसे आप देखना चाहें देख सकते हैं, इट्स वेरी इजी, ठीक है। 5:26 पे एग्जिस्ट कर रहा है सर शुक्र। हाँ, क्या चीज? 5:26, हाँ, 5 ठीक है, डिग्री 526 26 मिनट। फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत तो नहीं है जी, जी, 526 में। जी। सैटर्न पे और देखिए, कहीं से किसी की दृष्टि है, किसी राहु की, केतु की, या किसी फंक्शनल मैलेफिक की। सैटर्न की, Fifth है, सैटर्न मार्स की की, दृष्टि है। सैटर्न के But मूल त्रिकोण राशि पे किसी की दृष्टि, कुदृष्टि, या there is moon. it's Mars की दृष्टि है, which is a far aspect, but it's more than 5 degrees. मार्स की so it's दृष्टि not है, लेकिन क्या उससे very far. मूल त्रिकोण राशि अफेक्ट हो रहा है मार्स की दृष्टि से? नहीं सर, No, sir. Very नहीं far. हो रहा 16-24 पे है, ये 27 पे है। ठीक है, तो नहीं हो रहा है, ठीक है। और बताइए। और राहु केतु की दृष्टि हर एक में जरूर देख लिया कीजिए, क्योंकि कई दृष्टियां होती है ना जी। राहु केतु की। तो राहु केतु की, और अगर फंक्शनल मैलेफिक, यहाँ पर फंक्शनल मैलेफिक कौन है राहु केतु के अलावा? यहाँ कौन है Mercury. फंक्शनल मैलेफिक? मरकरी की दृष्टि है क्या? Mercury. मरकरी की दृष्टि है No, sir. सैटर्न पर, या सैटर्न के मूल त्रिकोण राशि पे? नहीं है ना। No. नो। तो हम सैटर्न को कितना कितना नंबर आ गया सैटर्न का? 125। सैटर्न का आ गया 125, 125%। लेकिन 125% नहीं होता है, बट एनीवे वी विल लीव इट at 125%. Can't be more than 100%, but we will leave it just एंड में कंपेयर करने के लिए, ठीक है। कोई 150 भी हो सकता है, एंड में कंपेयर करने के विल अज्यूम एंड प्रिज्यूम की 100% तो है ही है, लेकिन वी विल लीव इट एट 125%। चलिए नेक्स्ट आइए, हम ऐसे चलेंगे, हम जो है हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। तो नेक्स्ट हम टेकअप करेंगे कौन सा प्लैनेट? जुपिटर को टेकअप करते हैं। जुपिटर का बताइए आप लोग। चलिए स्टार्टिंग विथ, देखिए ऑलवेज स्टार्ट विद द एज को लेकर के चलिए किसी भी प्लैनेट का, उसी में से फिर प्लस माइनस करना है हमको। एज बताइए चलो। जुपिटर की। 100 years. 100%. क्यों 100 है? Not in front and not in old age. 100%, ठीक है। अब बताइए नेक्स्ट क्या देखेंगे? If MTR is affected. हाँ, If its MTR is applicated, नहीं, अभी पहले स्ट्रेंथ्स को देखिए, जी, ठीक है, फिर वीकनेसेस हम देखते हैं। जी। फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्ट्रेंथ्स। एक तो 100% उसको मिल गया एज का, फिर वो कहाँ बैठा हुआ है? In second house. सेकंड हाउस का कोई रेलेवेंस है सेकंड हाउस में बैठने का? Yes sir. कितना नंबर देंगे सेकंड हाउस में बैठने का? 25%. प्लस 25%। और देखिए और कुछ है, और भी कुछ उसको प्राप्त हो रहा है, उसके बाद हम घटाने पर आएंगे। सर ये 25% क्यों हुआ सेकेंड हाउस के लिए? हाँ, वो ऐसा है ना, वो रूल्स आप पढ़िएगा। रूल्स देखिए, आई थिंक इट वाज इन लेसन नंबर 14, ठीक है। और शायद इसका हमने वो भेज दिया ना आप लोगों को, पीडीएफ की नहीं भेजा है 14 लेसन का? भेज दिया है, या आज हम व्हाट्सएप भी हमने किया है, दिव्या जी उसको खोल लीजिए हाँ आप, जी सर, हाँ वो मैं क्या ठीक है। कहते और हैं उसमें देखिए आप पॉइंट नंबर 14 देखिए, रूल नंबर 14 देखिए, रूल नंबर 14 देखो, पढ़िए ओके। रूल नंबर 14। Houses 4, 2, 9, 3, 10 and 11 are treated as most benefic houses.
planets with Mool Trikon Rashis in these houses get 25% extra marks. And if they are sitting in these houses, even if MTR is not there, they will get another 25% extra. सही क्या हूँ So it is sitting in the second house. Second Okay. house. Okay. ठीक है, तो इसको Okay, sir. Got it. देंगे 25% एक्स्ट्रा मार्क्स, तो दे दिया हमने। और पढ़िए उसको ठीक से समझिए। If sitting in these houses, which also happens to be in MTR, 50% extra marks to be given. ओके, ठीक है। तो इट इज सिटिंग इन द सेकंड हाउस, ठीक है। हमने इसको 25% जो है एक्स्ट्रा मार्क्स इसको हमने दे दिया, तो इसका टोटल हो गया, इसका भी कितना हो गया? 125. 125। देखिए उस दिन हमने एक दो हॉरोस्कोप डिस्कस किया था, एक एवरेज हॉरोस्कोप था, एक स्ट्रॉन्ग हॉरोस्कोप था। इसी तरह हम एक दो हॉरोस्कोप्स और करेंगे। आज ये आप लोग से करवा रहे हैं, और एक और है जो कि मैं आपको दे दूंगा, वो होमवर्क के तौर पे छोड़ दूंगा, जी उसको कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। चलिए जुपिटर माइनस देखिए, कहीं माइनस कुछ हो रहा है? हमने पहले ही 125 लिख दिया, माइनस कहीं हो रहा है जुपिटर में? आपको कहीं कुछ नजर आ रहा है? जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि कहाँ है? Third house. राहु 27-36 मूल त्रिकोण Saturn की दृष्टि है, but ऐसे Third house में है, sir. जुपिटर विल गेट अनदर 25% मार्क्स। 25 बोलिए भाई, MTR is in third. इट इसकी एमटीआर कहाँ है? Third house. थर्ड हाउस। सो जुपिटर विल गेट Third house में. another 25% MTR के लिए, ठीक है। इसमें ब्रैकेट में हम लिख देते हैं MTR इन सो इसका टोटल स्ट्रेंथ जो है 150% हो गया, ठीक है। देर आर नो वीकनेसेस। आप लोग देखिए, अगर इफ यू कैन, मे बी आई हैव मिस्ड, मैं कुछ मिस कर गया हूं, उसकी वीकनेस मैं कुछ मिस कर गया हूं, आप लोग बताइए मुझे। और आपको कोई वीकनेस नजर आ रही है? राहु की दृष्टि है ना उसके ऊपर, लेकिन वो केतु के आउट ऑफ साथ बैठा हुआ है। very light. एग्जैक्ट नहीं है। हाँ, राहु जो है सर हम्म, वो 27-36 पे है, ठीक है। 27-36, हम्म, और जुपिटर जो है सर वो 8-57 पर है। तो अफ्लिक्ट नहीं कर रहा है ना। जी जी और केतु के साथ बैठा है, तो केतु भी नहीं अफ्लिक्ट कर रहा है, जी। तो उससे बच गया वो। अब उसकी मूल त्रिकोण राशि अफ्लिक्टेड है क्या? देखिए ये रूल ये है, मूल त्रिकोण वीकनेसेस क्या होती है प्लैनेट्स की? एक तो सबसे बड़ी वीकनेस होती है उसकी मूल त्रिकोण राशि अफ्लिक्टेड है क्या? तो उसकी मूल त्रिकोण राशि कहाँ है? थर्ड हाउस में है। अब आप देखो, मैं मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं अब आगे नहीं बताऊंगा। चलिए, मूल त्रिकोण राशि देखिए अफ्लिक्टेड है क्या? इज एनी प्लैनेट अफ्लिक्टिंग द मूल त्रिकोण राशि ऑफ जुपिटर? मरकरी, एक मिनट, मरकरी Saturn. No, हाँ, No. मरकरी कर रहा है सर। मरकरी जो है ना फंक्शनल मैलिफिक है, हाँ, और उसकी दृष्टि जो है, सॉरी मरकरी कैसे करेगा? नहीं, सैटर्न भी नहीं कर रहा, सॉरी। हाँ, मूल त्रिकोण राशि को सैटर्न कर रहा है ना सर, तीसरी दृष्टि होती है ना सैटर्न की। सैटर्न से क्या मतलब है? सैटर्न क्यों कर रहा है? तो क्या सैटर्न सैटर्न कर रहा है, लेकिन सैटर्न अगर कर भी रहा है तो उसे माइनस क्यों होगा? नहीं, वहाँ वो फंक्शनल मैलिफिक थोड़ी है। अच्छा, ओके, Is सॉरी। Saturn a functional malefic? नो नो। सैटर्न की अगर उसके ऊपर दृष्टि है तो उसको फायदा होगा, ठीक है। Here I have to ask you a doubt, sir. सैटर्न की अगर उसके ऊपर दृष्टि है तो उसका फायदा होगा, बट उसको आप कितना फायदा करवाएंगे? इट इज ऑलरेडी 150% पहुंच चुका है, तो इट इज मैक्सिमम। जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि थर्ड हाउस में है, एंड इट हैज नो नेगेटिव इम्पैक्ट, ओके, और अफ्लिक्शन, Sir, can you सो इट इज इन फुल स्ट्रेंथ। hear me, sir? हाँ, सॉरी, यस। Yeah. See, Rahu is 27.36 in the 8th house, right? या And its aspect is coming on the second house.
it is 27.36 in the second house. Yeah. So that is very near the third house MEP, which is 1.27. Does No, it no, in- no, 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 that is not taken. It is not afflicting. No, This is a doubt I am having. It's not No, afflicting. no. That is the case in combustion. ठीक है? Combustion will cross from Yeah. one Rashu to the other. So here it Sun- does cross at all. Sun will affect, both the sides. If any planet falls within that range. Okay. Rahu has a ninth drishti Rahu है, that is house to house. ठीक है? वो So आप that- जो बोल रहे हैं वो that will not hold good. ठीक है? Logically, it is sensible to raise that question, but that will not be counted. Okay? So Rahu is not affecting the third house. Rahu. Otherwise also आप कैसे बोल रहे हो राहु का? कैसे? But you tell me, explain to me. Rahu, you mean to say, is afflicting 27 degrees? Rahu is afflicting. Rahu is a direct drishti on 27.36 of second house, Correct. which is only 4 degrees from the MEP of the third house. ठीक है? हाँ? Question. Previously also I had raised this question, sir, but I didn't. No. So let me. You may have raised this question. No, I had clarified that. No, आप I'm देखिए. clear about that. That's why I put the question. हाँ. Now get that confusion off your mind. Okay, that holds good when it comes to combustion. Okay, That is clear. combustion में that So holds. here we will not go into the other house at all. No, you will not go into the other house. Okay. 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 ठीक है. So let that is not, वो confusion नहीं होना चाहिए. तो और बताइए, are there any other afflictions to the मूल त्रिकोण राशि of Jupiter? No. नहीं है ना? मेरे को तो नहीं नजर आ रहा है. सर नवमांश के कुछ नियम आपने अभी लिखवा रुक रखे हैं। जाइए, अभी नवमांश में आएंगे. जी। अभी don't look at the नवमांश now. जी ठीक है, नवमांश में हम आएंगे. ठीक है, तो we'll take up the next planet. Next planet, हम ऐसे चल रहे हैं तो मून पर आ, ये हमको नेपच्यून नहीं करना, मून पे आ जाइए. अच्छा, डिस्पोजिटर थियरी में होल्ड गुड करेगा क्या? डिस्पोजिटर थियरी, डज जुपिटर हैव अ डिस्पोजिटर? दिव्या जी आप बताइए, डज जुपिटर हैव अ डिस्पोजिटर? Don't think so, sir. हाँ, I don't think so. why? What does the dispositor का मतलब क्या हुआ? मार्स उसका डिस्पोजिटर नहीं होगा क्या? Because it is sitting in the house of Mars. Jupiter का जुपिटर बैठा हुआ है, स्कॉर्पियो में बैठा है ना? तो yes sir. स्कॉर्पियो का लॉर्ड कौन है? Mars है, Mars है. तो मार्स उसका डिस्पोजिटर होगा क्या जुपिटर का? Yes sir. नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं होगा, डिस्पोजिटर थ्योरी वहीं काम करती है जहां पर कोई ग्रह किसी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है. तो यहाँ पर जुपिटर डज नॉट हैव अ डिस्पोजिटर because it is not sitting in a मूल त्रिकोण राशि. Scorpio is not a मूल त्रिकोण राशि of Mars. Had it been sitting in Aries, which was the मूल त्रिकोण राशि, जैसे यहाँ अब मून पे हम आ रहे हैं ना, तो मून का डिस्पोजिटर जो है, मून का Okay, डिस्पोजिटर, 7th house में अगर होता तो होता डिस्पोजिटर. हाँ, तो हम जुपिटर का कोई डिस्पोजिटर. सो जुपिटर्स
strength is not dependent on Jupiter's strength is not dependent on dispositor. We will take up moon बाद में लेंगे हम, क्योंकि moon 7th house में बैठा है. It will be dependent on the strength of its dispositor Mars. So we will first take up Mars, so that you know हमें कोई फिर confusion नहीं हो. चलिए हम पहले Mars को ले लेते हैं. दोनों एक दूसरे के डिस्पोजिटर्स हैं, ठीक है. चलिए मार्स पर हम आ जाते हैं. मार्स की बताइए, स्ट्रेंथ बताइए, एज का बताइए, मार्स को कितना नंबर मिलेगा? 100%. 100%. 100%. और कुछ प्लस होगा क्या? Yes, sir. क्या होगा प्लस? 25%. क्यों होगा? क्योंकि बेनिफिक हाउस में बैठा है. बेनिफिक हाउस नहीं, वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिक हाउसेस. बेनिफिक हाउस 7th भी है, 5th भी है, लेकिन 10th हाउस में बैठा है, ठीक है. प्लस 25%, ठीक है. चलिए और कुछ मिलेगा नंबर? debilitated है तो -25. हाँ debilitated है. अच्छा, वो तो ठीक है. अब स्ट्रेंथ्स पहले देख लीजिए, और कुछ मिलेगा उसको? MTR में बैठा है. हाँ, मून का MTR में बैठा है. नहीं, मून का MTR में बैठा है ना. मून के MTR से क्या मतलब है? मून के MTR में नंबर क्यों मिलेगा उसको? दूसरे के MTR में बैठने से नंबर कहाँ है? रूल्स में है क्या कहीं? तो इसका और कुछ स्ट्रेंथ और कुछ नंबर ऐड हो रहा है इसको, तो देखिए. चलिए नहीं हो रहा है, ठीक है. तो इसका कितना हो जाएगा? 125%, ठीक है. अच्छा, और बताइए कुछ माइनस होगा क्या इसका? debilitation का 25. डेबिलिटेशन का कितना माइनस करते हैं? 25%. 50%. कहाँ लिखा है? 50%. 50% होगा, ठीक है. 50% डेबिलिटेशन का होगा. इसका डेबिलिटेशन ब्रैकेट में लिख देते हैं. So will it be 50% of 125%, sir, or 50% of? वो आप कैसे भी निकालिएगा, सेम आंसर आएगा. अच्छा, सेम आंसर आएगा, ठीक है. अच्छा, अब इसका डिस्पोजिटर का पोजीशन देखिए क्या है. Does the dispositor of Mars, is there a dispositor for Mars or not? पहली बात तो ये है. है सर. है चंद्रमा सर. चंद्रमा है ना. चंद्रमा का अब ऐसा कीजिए, इसकी स्ट्रेंथ निकल गई. चंद्रमा, अच्छा चलो अब पहले हम चंद्रमा के भी स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं. इसकी स्ट्रेंथ कितनी आ रही है? फुल स्ट्रेंथ है सर. 14 फुल स्ट्रेंथ नहीं, फुल स्ट्रेंथ कैसे है? 77. मोर इज ऑन 125 माइनस 50 कितना होगा? 75. 125 माइनस 50% हो जाएगा ना. इसका डेबिलिटेशन में है, तो स्ट्रेंथ इसकी कितनी होगी? अल्टीमेट स्ट्रेंथ? अरे यार, सीधा सिंपल 75. बोलिए. 75%. 75%. 125% का निकालना है आपको. 50%. हम मार्स की बात कर रहे हैं ना सर. मार्स की. हाँ, मार्स की. अच्छा अच्छा. 62.5. माइनस 62.5. तो देखिए कितना आ रहा है. कितना आ रहा है? निकालिए जरा कैलकुलेटर, या ऐसे बताइए मुझे कितना आ जाएगा. 62.5 ही आएगा सर. 62.5 ही आएगा, ठीक है ना.
So this will be the ultimate strength of Mars. और देखिए कहीं से कुछ उसका कोई अफ्लिक्शन, किसी प्लैनेट का अफ्लिक्शन है, राहु केतु का अफ्लिक्शन है, किसी फंक्शनल मैलिफिक का अफ्लिक्शन है, तो बताइए कुछ है मार्स के ऊपर? नहीं है ना? No, sir. चलिए मून पे आइए, मून पे आइए। तो मून को एज का कितना मिलेगा? 100%. लिख दिया एज 100%। और किसी चीज का मिलेगा? और किसी चीज का मिलेगा? MTR is in the 10th house, so plus 25. हाँ, If MTR is in the 10th house, ओके, सो उसका 25%। 25. is equal to 125%। ठीक है, और बोलिए, और किसी चीज का मिलेगा क्या मून को? अभी स्ट्रेंथ्स की बात कर रहे हैं हम, स्ट्रेंथ्स ओनली। नहीं मिलेगा ना, कि मिलेगा? No, sir. कोई अफ्लिक्शन, कोई एस्पेक्ट, कोई माइनस करने के लिए कोई अफ्लिक्शन, कोई एस्पेक्ट? What other weakness does moon have? No, sir. तो मून की स्ट्रेंथ कितनी रहेगी फिर फाइनल? 125 रहेगी, लेकिन इसके डिस्पोजिटर 62.5 है। मून का डिस्पोजिटर जो है मार्स है, और मार्स की स्ट्रेंथ 62.5% है। तो मून की स्ट्रेंथ अपने डिस्पोजिटर के स्ट्रेंथ से ज्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है? तो देयरफॉर the ultimate strength of moon will also be only 62.5%. सर ये मून को 25% कैसे दिया? हाँ, मून को 25% एक्स्ट्रा कैसे दिया? मून का मूल त्रिकोण राशि कहाँ है? केंद्र में। केंद्र में है ना, 10th जी, 10th में है, ठीक है? हम्म, तो इसीलिए, लेकिन ड्यू टू डिस्पोजिटर, ड्यू टू डिस्पोजिटर strength gets strength of 62.5% only, ठीक है? अच्छा, अब आइए नेक्स्ट प्लैनेट, राहु केतु को बाद में हम देखते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट में आइए, सन को लीजिए। सन के बारे आई एम जस्ट गोइंग टू कीप क्वाइट नाउ, आई एम नॉट गोइंग टू, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा अभी सन के केस में। हु हैज नॉट स्पोकन सो फार? अर्पित आप बताइए, सन की क्या स्ट्रेंथ होगी? तो एज की वजह से 100%। एज 100%। और बोलिए। MTR is 11, and it is sitting in that house, so 25 plus 25, 50%. प्लस 50% होगा। आप लोग सब लोग फॉलो कर रहे हैं ना? 50 क्यों दे रहे हैं?
50 क्यों दे रहे हैं? MTR 11th में है और सेल्फ बैठा भी है। बैठा भी है प्लस 50%। इसको ब्रैकेट में इसका रीजन लिख दें, MTR in 11th and sitting well. ठीक है, सो सन इज, और कुछ मिलना है इसको? No, no affliction. सन को मिलना है 150%। माइनस क्या होना है इसमें? एनी माइनसेस? Nothing. हाँ, Nothing. यस या नो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? No, nothing, sir. No minuses. नो, Magnific effect. नो afflictions. आई एम नॉट श्योर अबाउट टुडेज रिकॉर्डिंग। अभी बार बार वो मेरे पास सिग्नल आ रहा है और इंटरनेट कनेक्शन, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसको। आई डोंट नो, so there will be no minuses, so sun is 150% of strength. Okay, now Venus का बताइए, एज बताइए वीनस की। He's 100%. 100%. Any additions? Sitting in the 11th house, so 25%. 25%. 11th house, एक मिनट। इसका MTR is in the first house, तो उसका extra कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, sitting in 11th, फर्स्ट हाउस का नहीं है कुछ। फर्स्ट हाउस में ना कई नेगेटिव वो भी होते हैं, फर्स्ट हाउस के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, बिकॉज इट नेगेट्स द सेकंड हाउस, प्रोबेबली इसीलिए नहीं रखा गया है सिटिंग इन द 11th हाउस। एज, नो सॉरी, एक मिनट। Any minuses? It is combust. एक सेकंड। परसेंट। Sun is 1144 and Venus is 526. So it is combust. ठीक है, कितना माइनस करेंगे combustion का? 50%. स्क्रीन चली गई, आ गया, ठीक है सर। हाँ, वो थोड़ा प्रॉब्लम है यार। माइनस 50%, that will be कितना? 62.5 minus 62.5. तो अब Saturn की strength भी 62.5 हो जाएगी because उसका एक सेकंड, just let me type. Saturn की strength? Saturn का dispositor Venus है, तो उसकी strength भी 62.5 हो जाएगी। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। Saturn की strength भी 62.5% हो जाएगी। ये मैं मिस कर गया था, ठीक है, उसको भी कर देते हैं। तो 62.5% because of combustion. Saturn की strength, सर सन केस में ठीक है। डिस्पोजिटर कैसे लेंगे? हाँ, सन केस में अच्छा, डिस्पोजिटर को कैसे डिस्पोजिटर का लेंगे? रूल्स क्या था, जरा पढ़िए तो ठीक सर। A compass planet with a function malefic sun, छोड़िए, when sun is a function malefic, loses 50%. ठीक है, that's okay. और सन की स्ट्रेंथ जो है ना 150 दिखा रखी है, तो ऐसे में इसके डिस्पोजिटर को नहीं देखेंगे, डिस्पोजिटर सेल्फ है ये। क्या चीज? तो कौन डिस्पोजिटर सेल्फ है?
नहीं, सन जो है अपने मूल त्रिकोण राशि में है हाँ और ठीक इसकी है, कुल स्ट्रेंथ 150 है, तो 150 लेके चलेंगे, मतलब 100 अबव है ये, ऐसा मान के चलेंगे। हाँ तो सन में कहाँ कोई कंट्रोवर्सी है? जी जी। सन में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ये नहीं, स्ट्रेंथ तो हम 100 सैटर्न तक ही लेते हैं ना। सैटर्न का डिस्पोजिटर कौन है? सैटर्न का डिस्पोजिटर वीनस है, ठीक है। हम्म, सैटर्न का डिस्पोजिटर वीनस है ना, तो सैटर्न की स्ट्रेंथ हम लोगों ने वीनस की कितनी निकाली? 62.5। So therefore Saturn becomes 62.5% because of its dispositor. ठीक है, तो नाउ वी हैव, अब कौन बचता है? मरकरी बचता है। बताइए मरकरी का, बताइए एज का, बताइए। 100 years mercury की। 100%। और बताइए कुछ मिलेगा इसको? It is exalted. Question था, एक मिनट, एक सेकंड। प्लस एक्सॉल्टेशन का कितना देते हैं हम लोग? 25. 25। 25। पर इसमें ये नहीं देखना कि ये 12th में है। अपने मूल त्रिकोण राशि में है, ये दुष्ट स्थान में है, लेकिन अपने मूल त्रिकोण राशि में है। जी जी, तो ठीक है, 25 हम देंगे इसको। तो इसीलिए ये वीक नहीं होता है। जी वीक, इट विल अफ्लिक्ट। अगर यहाँ पर, अगर ये मिड पॉइंट पर रहता, ठीक है, अभी कितना है ये, कितने डिग्रीज का है ये 6 डिग्रीज का है, तो और 5 ये degree हो गया। 1.7 है। इट 626। थोड़ा सा हम इसको एफ्लिक्शन से बाहर मान लेते हैं क्योंकि एकदम बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है। इट विल अफ्लिक्ट, ये ट्रांजिट में भी अफ्लिक्ट करेगा, और अगर ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट को यहाँ अफ्लिक्ट करता होता, मान लीजिए, तो हम इसका अफ्लिक्शन, लेकिन खुद बिकॉज ऑफ बीइंग इन अ दुष्ट स्थान, इट डज नॉट लूज 50% मार्क्स, विच इज द रूल, बिकॉज अपने मूल त्रिकोण राशि में ये बैठा हुआ है, ठीक है। सो इट विल गिव फुल प्रोटेक्शन टू इट्स जनरल एंड पर्टिकुलर सिग्निफिकेशंस। ये एक रूल है ना, एक्सेप्ट any planet sitting in a dusht sthan will loses 50% of its strength, except if it is sitting in its own mool trikon rashi. So that is the case here. So Mercury is 100% plus 25%, so is equal to 125%. कोई weaknesses और Mercury की बोलिए? राहु की दृष्टि है। दृष्टि बताइए, राहु की दृष्टि से It नंबर is कम very होगी। wide, so it's not effective. राहु की दृष्टि से कुछ कम होगा, कमी होगी कुछ? But it is more than 5%, so it's outside the orb. It is outside the orb. Or now see, is it afflicting any planet or houses? That is also one thing that you have to take. जब किसी functional malefic की हम बात करते हैं, तो is it afflicting any planet or is it afflicting any house? It is not. Okay. So it does not get afflicted itself. Functional malefic planet का strong होने का एक के rules जो हम लोगों ने पढ़े थे, it should neither be afflicted nor afflicting. Neither should it be, but it should fulfill all the criteria for a strong planet. Even though it is a functional malefic, it can still be a strong planet. ये दिमाग में बैठा करके चलना है। वो शुरू में confusion रहता है कि functional malefic planet होगा तो ये weak होगा, ये खराब होगा, ये दुष्ट ही होगा, ऐसा नहीं होता है। It can be strong, it will give good results of the 12th house.
और जो इसके जनरल सिग्निफिकेशंस होते हैं वो उसके रिजल्ट देगा। लेकिन ट्रांजिट में फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट्स विल ऑलवेज अफ्लिक्ट, लाइक राहु एंड केतु, they will always afflict in transit or by aspect. They will always afflict in transit or by even Mercury being a functional malefic planet, जब ये transit में चलेगा, mid points पर आएगा, तो ये afflict करेगा। अपने mid point पे यहाँ आएगा तो इसको नहीं afflict करेगा, ये ध्यान रखने का है। That is why Mercury gets 125%. Now let us come to Rahu. Sir, I had a question. हाँ बोलिए सर। Venus retrograde is not concerned with any rule for quantifying strength. नहीं हम लोग रेट्रो ये तो इट इज अ पार्ट ऑफ द पैक ये सॉफ्टवेयर, इसीलिए हम रेट्रोग्रेड नहीं कंसीडर करते हैं। Okay, sir. Thank you. ठीक है, इन सिस्टम्स अप्रोच रेट्रोग्रेड वी डोंट कंसीडर। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस राहु। बोलिए राहु का। इट इज सिटिंग इन अ दुष्ट स्थान, ठीक है। राहु का एज नहीं देखते हैं हम लोग, It is exalted. इट इज एक्सॉल्टेड, ठीक है, बट दुष्ट स्थान में है, तो इसीलिए हम इसको 50% मार्क्स देंगे। ये खराबी करेगा लेकिन 50 राहु अच्छा भी करता है, 50% हम इसको मार्क्स देंगे। केतु का बताइए। केतु भी exalted है एक्सॉल्टेड है और अच्छे स्थान में बैठा है। अच्छे स्थान में, तो 100% मार्क्स देंगे। बट बेयर इन माइंड ये 100% केतु और राहु का कुछ इनके जो पिक्यूलियर वो होता है। केतु इज जनरली इट इज दी ये प्लैनेट ऑफ मिजरीज बोला जाता है। ये हेल्प करेगा, मटेरियल एस्पेक्ट्स में नहीं हेल्प करेगा, बट इट विल हेल्प आपको स्पिरिचुअल साइड में हेल्प कर सकता है, आपको एस्ट्रोलॉजी में हेल्प कर सकता है, जनरली अध्यात्म के तरफ जो है ना, it will give you a religious bent of mind, etc., etc. It can be good also. It will not be very bad. केतु for certain things, केतु खराबी करता है। वो जब हम आएंगे specific predictions पर, तब then we will study केतु कहाँ प्रॉब्लम करता है। केतु चाइल्ड बर्थ में, प्रोजेनी में, it is the abortive planet है, तो वो सब केतु के कैरेक्टरिस्टिक हैं। बट अदरवाइज हियर राहु इज बैठा है दुष्टान में, लेकिन ये एग्जॉल्टेड है। केतु भी एग्जॉल्टेड है और बैठा अच्छी जगह, तो हम केतु को 100% मार्क्स देंगे। बट दिस वी गिव, you know, we take it with a pinch of salt only, Rahu and Ketu. Sir, So if now- Rahu, if Rahu is in दुष्ट स्थान 8 और अगर यहाँ 2 की जगह 8 आंकड़ा होता तो 0% मार्क्स मिलते राहु को। तब तो बहुत खराब हो जाता राहु। Then it would have been, you know, it would have been deadly. नहीं तो फिर 0% स्ट्रेंथ हो जाती है उसकी। हाँ, 0% हो जाता और बहुत ही ज्यादा मैलेफिक हो जाता। ओके सर। मैलेफिक तो अभी भी है, लेकिन आप ये समझ जाओ 50% मैलेफिक है। अच्छा, केतु बेटर है, केतु बेटर है। केतु वैसे तो बेटर किसी चीज में होता नहीं है, बट स्टिल यू नो केतु का यहाँ तो डिस्पोजिटर इन दोनों के कोई नहीं है। दे डिपेंड हेविली ऑन द डिस्पोजिटर आल्सो, बट हियर सिंस बोथ ऑफ देम आर सिटिंग इन नॉन मूल त्रिकोण राशिज, so they don't have dispositors. Otherwise, if Ketu had a good dispositor, then Ketu was capable of doing some good. And if Rahu had a it was capable of doing some good. or bad depends on other things which you will be discussing in Later, future later. like ठीक है, अभी हम खाली एक हैं, उसमें और भी बहुत सारी चीजें। तो अब देखिए, नाउ सी दिस, इसी प्रकार से अब हम ये हाउसेस जो है ना, हाउसेस को अब हम देखेंगे। जहां जहां मूल त्रिकोण राशि है, जहां जहां मूल त्रिकोण राशि है, उनकी स्ट्रेंथ जो है ना, वो उसके लॉर्ड पर डिपेंड करेगी। सैटर्न की मूल त्रिकोण कहाँ है? 5th हाउस में है। सैटर्न की स्ट्रेंथ क्या है? 62.5%। सो ये 5th हाउस इज एज गुड एज अबाउट 62.5%। जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि कौन है? 9। जुपिटर की स्ट्रेंथ क्या है? 150। सो 3rd हाउस इज इन फुल स्ट्रेंथ। मून की पहले मूल त्रिकोण राशि हम देख रहे हैं। मून की स्ट्रेंथ क्या है? 62.5। तो ये मूल त्रिकोण राशि 10th है, तो
62.5, मार्स 62.5, तो 7th हाउस जो है वो 62.5 है, वीनस 62.5 है। वीनस की मूल त्रिकोण राशि कहाँ है? वीनस की मूल लग्न है, ये 62.5 है। मरकरी कहाँ है? मरकरी इज 125%, सो मरकरी 12th house has a strength of 125%. राहु केतु को छोड़ दीजिए। So over and come to the non-मूल त्रिकोण राशिज। Okay, non-मूल त्रिकोण राशिज कौन कौन सी हैं? Second house. If it is not afflicted, it has 100% strength. Not afflicted मतलब कोई भी फंक्शनल मैलिफिक या तो यहाँ मिड पॉइंट के आसपास बैठा हो या कोई इसको एस्पेक्ट कर रहा है, तो फिर वो खराब हो जाता है। बट यहाँ पर किसी का भी कोई एस्पेक्ट नहीं है, कोई यहाँ मिड पॉइंट पे खराब ग्रह नहीं बैठा है, सो दिस हैज फुल स्ट्रेंथ। सिमिलरली फोर्थ हाउस के पर किसी कोई भी बैड एस्पेक्ट नहीं है, बैड अफ्लिक्शन है, इट हैज फुल स्ट्रेंथ। सिक्स्थ हाउस सेम, फुल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये तो मूल त्रिकोण है। एट्थ हाउस, देखिए एट्थ हाउस में राहु बैठ जाने से इसकी स्ट्रेंथ घट जाएगी, राहु के बैठ जाने से 50% आ जाएगी। थर्ड हाउस, इस पर कोई भी जो है ना, इसका कहीं बैड एस्पेक्ट नहीं है, तो इट हैज फुल स्ट्रेंथ। ठीक है, सर राहु के केस में जी, राहु के केस में हम एमईपी देखेंगे, क्या देखेंगे? एमईपी नहीं देखेंगे, मतलब एमईपी मिड देखेंगे पॉइंट ना, नहीं तो लेंगे एमईपी इसका। से दूर है ना, एमईपी जी। से दूर है, एमईपी तो देखना ही है। जी राहु जी केतु अगर एमईपी को इम्पैक्ट करता है ना, राहु केतु किसी भी जी हॉरोस्कोप में अगर एमईपी को इम्पैक्ट हम्म, करेगा तो दैट हॉरोस्कोप गोज फॉर अ टॉस, फिर बहुत दिक्कत हम्म, होता है, क्योंकि वो 4 और 4 8 घरों को फिर इम्पैक्ट करता है। सर अब इस केस में एमईपी से दूर है राहु, तो ऐसे में वो इसको इफेक्ट करेगा 8th हाउस को? नहीं करेगा, बट चूंकि राहु बैठा हुआ है दुष्स्थान में, इसीलिए हम इसको फुल स्ट्रेंथ में नहीं मानते हैं, फुल स्ट्रेंथ में हम नहीं मानते। ठीक है, इसीलिए लेकिन बैड इफेक्ट रहेगा इसका। बैड इफेक्ट राहु रहेगा, अगर दुष्स्थान में तो रहेगा बिल्कुल, क्योंकि 50% स्ट्रेंथ लूज कर गया ना राहु, तो ये हाउस जो है 50% से ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगा। अब तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस हॉरोस्कोप? देखिए आपको क्या लगता है? देखिए 62.5% वाले कितने घर हैं? 1 हैं, 2 हैं, प्लैनेट्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, बाकी सब जो है 100% से ऊपर वाले प्लैनेट्स हैं सारे। ठीक है, 150% है, 150% है, 125% है, और केतु भी 100% है, राहु 50% है। कहीं भी आपको 50% से स्ट्रेंथ कम नहीं नजर आ रही है, बल्कि ऑन एन एवरेज अगर आप इस सब को जोड़ करके हॉरोस्कोप की स्ट्रेंथ निकालेंगे तो इट विल कम टू अबाउट 75 to 80%, मे बी मोर देन 80% ऑल्सो। इसीलिए हमने 150 को छोड़ दिया, 100 पर नहीं लाए, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द हैंग ऑफ द हॉरोस्कोप। उसके अलावा उसका कारण अभी एक और है। नाउ ये हमने मेन चार्ट को देख लिया, अब हमने नवांश खोला है। देखिए यहाँ पर नवांश के बारे हमने क्या पढ़ा था? व्हाट डू वी स्टडी डिविजनल चार्ट्स फॉर? हम डिविजनल चार्ट्स को क्यों पढ़ते हैं? डिविजनल चार्ट्स को हम इसलिए पढ़ते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग ग्रह हैं, देखिए एक तो ये वर्गोत्तम है, ठीक है, वर्गोत्तम से कोई होता नहीं है, वर्गोत्तम है। तो जैसे बहुत, देखिए क्या है ना वर्गोत्तम, वो फिर जब स्पेसिफिक चीजों पर आएंगे तब हम देखेंगे। अभी क्या है, जैसे से फॉर एग्जांपल जुपिटर की स्ट्रेंथ मेन चार्ट में 150% है, जुपिटर की स्ट्रेंथ मेन चार्ट में 150% है, लेकिन इसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, इसके कोई रूल्स नहीं है। लेकिन जुपिटर नवांश में 12वें भाव में चला गया है, तो थोड़ा सा, कुछ ज्यादा नहीं, बिकॉज दिस हैज नवांश have only a 20% to 25% impact on the entire life of the native. तो ये थोड़ा सा जुपिटर जो है 150% से कम, थोड़ा और कमजोर हो जाएगा, मे बी 125% का असर देगा।
हाँ, अगर कोई ग्रह नीच का हो जाता फिर उसके नंबर कटते हैं, आप रूल्स में पढ़िएगा। तो इसमें यहाँ कोई भी ग्रह जो है इनका नीच का नहीं हो रहा है, ठीक है। वीनस भी थोड़ा सा आ गया है यहाँ पर, 8th हाउस में थोड़ा कमजोर हो गया वीनस, ठीक है। बाकी मरकरी, सैटर्न, मार्स और सन, दे आर ऑल वेरी स्ट्रांग। मून, दे आर ऑल वेरी स्ट्रांग। ओनली जुपिटर एंड वीनस, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कहीं कहीं खड़ा कर सकते हैं। दैट अगेन विल डिपेंड ऑन अंतरदशा क्या चल रही है, महादशा क्या चल रही है। नॉट ऑलवेज, अपने अपने पीरियड में यहाँ की स्ट्रेंथ जो ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो शायद अड़चने थोड़ी सी आ सकती है। वो भी जुपिटर थोड़ा सा यहाँ राहु के साथ भी बैठ गया है, दैट ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस। तो इनके लाइफ में ऐसा जुपिटर हैज प्लेड, कहीं जुपिटर ने अच्छा किया है, कहीं कहीं झटका भी दिया हुआ है, हल्का हल्का, ज्यादा नहीं, हल्का हल्का नहीं। अदरवाइज दिस इज अ वेरी साउंड हॉरोस्कोप, दिस इज एन अबव एवरेज हॉरोस्कोप। दिस पर्सन हैज क्वाइट अ गुड लाइफ, ठीक ठाक सब कुछ इनका है। थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स है कहीं कहीं, वो जब हम आएंगे, ये हमारे पास एक लाइव हॉरोस्कोप है, इसको हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी टेक अप सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, क्या एजुकेशन है, नौकरी है, शादी है, बच्चे हैं, तो उसमें देन वी विल कम बैक टू ऑल दिस एंड सी कि कहां पर जो है कौन सा प्लैनेट कितने स्ट्रेंथ में कितना काम किया, ठीक है। और लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल देखेंगे तो दिस इज अ वेरी गुड हॉरोस्कोप, एकदम आउटस्टैंडिंग हॉरोस्कोप। मुकेश अंबानी और किसी अच्छे हॉरोस्कोप में क्या फर्क रहता है कि मुकेश अंबानी में करीब करीब सब 100% के ऊपर होंगे, ऑलमोस्ट, एक आध को छोड़ करके। और जो अच्छे हॉरोस्कोप्स होते हैं वो पीपल हु आर वेल प्लेस्ड, एफ्लुएंट, वेल प्लेस्ड इन लाइफ, तो उसमें कहीं कहीं फिर ये 62% वाला क्लॉज आ जाएगा, एक आध जगह 70% वाला क्लॉज आ जाएगा, और नवांश में कहीं कहीं डिस्टर्बेंस होगा। उसके बाद फिर नवांश के अलावा फिर जब स्पेसिफिक चीजें हम देखेंगे, देखिए हमने आपको बताया था वर्ग चार्ट का देखना अच्छे हॉरोस्कोप्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो खराब हॉरोस्कोप्स ऑलरेडी है उसमें आप वर्ग चार्ट मत देखिए, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ की कोई भी पोजीशन जो है ना, अगर यहाँ कोई खराब है, यहाँ इंप्रूव नहीं हो सकती है वो। यहाँ अगर अच्छी है मेन हॉरोस्कोप में और यहाँ खराब है तो वो थोड़ी खराब हो सकती है। कोई भी प्लैनेट राशि चार्ट का वर्ग चार्ट में किसी भी D1, D6, D7, D8, D9 किसी में भी जाके वो इंप्रूव नहीं होगा, वो खराब हो जाएगा। जैसे मरकरी इनका एग्जॉल्टेड है, यहाँ मरकरी ठीक है, लेकिन अगर मरकरी इनका यहाँ पर मान लीजिए कि ये मरकरी इनका यहाँ पर इरिटेटेड हो जाता, यहाँ पर आ जाता मरकरी पाइसिस में 8th हाउस में, then Mercury would have lost power। उसमें देखिए, उसमें रूल्स में भी दिए हुए हैं, रूल्स में अगर आप पढ़िएगा प्लैनेट्स इन डेबिलिटेशन, रूल नंबर 9 पढ़िए और रूल नंबर 10 पढ़िए, उसमें आपको पता चल जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। वैसे भी केसेस आएंगे, तो ये है, दिस इज हाउ वी क्वांटिफाई द स्ट्रेंथ्स ऑफ हाउसेस एंड प्लैनेट्स। एंड 60% से 60-70% से ऊपर अगर निकल के आ रहा है एवरेज, इसमें तो काफी आ जाएगा। इवन इफ ऑल द हाउसेस आर 62, 63, 64 and the average comes to 60 plus, then it is a good horoscope, and the person will have an above average life. This person will have more than an above average life, between an above average and outstanding life, ये इस तरह है। and this will actually, these are born out by, इनकी जो जिंदगी है उससे this strength is born out also. This is how we quantify strength, this is very important। और ये आपको कहीं भी, आप चाहे 5 साल के कोर्स कीजिए, चाहे 3 साल के कोर्स कीजिए, ये आपको फॉर्मूला नहीं मिलेगा।
नहीं मिलेगा। और आप जज कर लीजिए, ये बीटीआर किया हुआ है बाय द वे, बीटीआर करना जरूरी है। ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करने के बाद जो है ये क्वांटिफिकेशन किया गया है। एंड इसीलिए आप लोग, most of you have the mindset for KP. KP is very fine, but when it comes to natal horoscopes, ये Vedic astrology का systems approach is very sound and it gives very good accurate results. Maybe timing of events में उतनी महारत हासिल नहीं है, वो भी है, वो भी निकाल सकते हैं, but वो थोड़ा सा ज्यादा tedious है। KP में it is slightly easier, especially horary में। केपी में भी आप नेटल में टाइमिंग निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स द टाइम हैज टू बी स्पॉट ऑन। तो इसमें ऑफ कोर्स इनका बीटीआर तो केपी से ही किया हुआ है। बीटीआर इज ऑलवेज डन थ्रू केपी एंड मोस्ट ऑफ हिज इवेंट्स आर मैच्ड आफ्टर बीटीआर। देन ओनली आफ्टर दैट वैदिक से ये स्ट्रेंथ्स हमने निकाला है वैदिक से। केपी में इस तरह का स्ट्रेंथ्स निकालने का कोई फॉर्मूला अभी डिवाइस नहीं हुआ है। मे बी हम कर लेंगे डिवाइस, उसमें भी हम लगे हुए हैं। एंड देन आई मर्ज बोथ एंड देन सी चेक आउट द इवेंट्स। सो दिस इज हाउ वी। इसमें कोई क्वेश्चंस हैं तो बताइए। एक और मैं, अच्छा ठीक है, इसको देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं उस पर आता हूँ। सो व्हाट कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे इसमें? व्हाट विल बी राइट एज द कंक्लूजन? इसको अगर आप निकालना चाहें तो वो थोड़ा अरिथमेटिक है, जोड़ करके इसका एवरेज स्ट्रेंथ इसके निकाल सकते हैं, परसेंटेज स्ट्रेंथ। It is a promising about average life to native. बट विदाउट डूइंग बीटीआर ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। बीटीआर और यहाँ ये इतना तो मुश्किल ये मेन चार्ट में नहीं होगा, बट देन इफ यू हैव नॉट डन बीटीआर देन यू कैन नॉट डिपेंड ऑन द वर्ग चार्ट्स। डिविजनल चार्ट्स पे आप डिपेंड नहीं कर सकते हैं। इसमें ये देखिए एक डिग्री 27 मिनट लगन आ रही है। अगर 1-2 डिग्री ऊपर नीचे भी होती तो मे बी जो पोजीशंस हैं, प्लैनेटरी पोजीशंस और राहु केतु की पोजीशंस, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मे बी मरकरी वुड हैव बीन देन, अगर ये थोड़ा सा, एक मरकरी कितना है, अगर ये मरकरी है और ये 127 है, मरकरी बैठा हुआ है 626 पर, ये मान लीजिए 2 डिग्री 3 डिग्री का हो जाता तो मरकरी देन वुड हैव हैड सम इम्पैक्ट ऑन द 6th हाउस। यही डिफरेंस होता। अगर बीटीआर में मान लीजिए बीटीआर वुड हैव बीन ऑफ, टाइम ऑफ बर्थ वुड हैव बीन ऑफ बाय 5-6 मिनट्स, देन दैट इज द ओनली डिफरेंस that could have been made. अभी apparently मतलब है, there will be problems, क्योंकि अब इसमें क्या है ना, अब ये तो हम नवांश, खाली नवांश देखना जरूरी होता है कि नवांश से एक ओवरऑल लाइफ का आइडिया मिलता है। इट इज नॉट दैट कि सी अगर यहाँ पर 6th हाउस, दैट ऑफ कोर्स आई मीन आई दैट कहने का मतलब है वील
क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। अभी जब स्पेसिफिक चीजें हम देखना शुरू करेंगे, दिस इज नॉट 100% इंडिकेशन कि इस आदमी को कोई कभी बीमारी नहीं होगी, नॉट 100%। उसके लिए हम क्या देखेंगे, जब बीमारियों का हम एस्पेक्ट, देन वी हैव टू सी द षष्ठांश D6। वहां पर हम देखेंगे हेल्थ के जो एडिशनल सिग्निफिकेटर फॉर हेल्थ है उसका क्या प्रॉमिस है। वो तो कहीं ये जो 6th हाउस है या एडिशनल सिग्निफिकेटर फॉर हेल्थ है, ये यहाँ पर इस हॉरोस्कोप में सिग्निफिकेटर फॉर हेल्थ इज वीनस। ठीक है, वीनस की स्ट्रेंथ है 62.5%। ठीक है, वीनस थोड़ा सा देखिए, वीनस now this gives you a hint. Okay, Venus has gone to the 8th house in the Navansh, so Venus has 62.5%। Venus की जो promise है वो थोड़ा सा और weak होता है, and since it is the prime determinant for health, because there is no Mool Trikon Rashi in the 6th house, so the Lagna Lord becomes the prime determinant for health. Since it is 62.5% and it has gone to the 8th house, that means सप्तांश से जब हम इसको सिंक्रोनाइज करेंगे, then we can come to a conclusion whether this person will have any health problems or not. Am I making my, मतलब मैं अपने आप को क्लियर कर रहा हूं या किसी को डाउट है तो प्लीज आप लोग हमसे पूछिए। हालांकि जब हम आएंगे स्पेसिफिक टॉपिक्स पर, जब आएंगे हेल्थ है, नौकरी है, शादी है, बच्चे हैं, तो फिर हम और भी और क्लियर होगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि नवांश तो आपको देखिए इन अ गुड हॉरोस्कोप, मतलब हमारा व्हेन द मेन हॉरोस्कोप इज वेरी गुड, लाइक दिस इज अ गुड, वेरी गुड हॉरोस्कोप, उसमें नवांश तो आपको एक बार देख लेना है, you know, to be confirmed whether this is actually a good horoscope or not. And is it going to you know is it going to fulfill the promises that it shows it here? वो हम उसे नवांश से हमको आइडिया मिलता है कि किस हद तक ये, जैसे होता है ना, उसमें हम लोगों ने उस दिन जो पढ़ रहे थे, दैट राशि चार्ट्स आर एट टाइम्स मिसलीडिंग। राशि चार्ट से मैरिज का हमने एक आध एग्जाम्पल पढ़ा, हेल्थ का भी एक आध एग्जाम्पल हमने पढ़ा था डिविजनल चार्ट जब हम कर रहे थे, हाउ दे कैन बी मिसलीडिंग। सो एटलीस्ट कम से कम शुरू में हम प्राइमा फैसी जब इसको देखते हैं तो वी मस्ट, इट इज मैंडेटरी टू सी दी नवांश ऑल्सो बिफोर passing any judgment on the horoscope. उसके बाद फिर स्पेसिफिक चीजों के लिए हम जो हमने बताया, जो भी है, जो D1 से D2 से D12 तक जो चार्ट्स इंपॉर्टेंट वाले हैं, उनको हम देखते हैं when we come to the specific spheres of life। जो भी होता है, आदमी के पढ़ाई कैसी होगी, हायर स्टडीज कैसी होगी, फिर शादी कैसी होगी, शादी होगी तो बच्चे होंगे, बच्चे का तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वाइफ को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो हम फिर धीरे धीरे करके उसके लिए हम स्पेसिफिक वर्ग चार्ट्स को भी पढ़ते हैं। When we study a particular topic, when we are studying children, then we have to see the सप्तांश also। सप्तांश से हमें पता चलेगा कि प्रोजेनी प्रॉमिस्ड है कि नहीं, प्रॉमिस्ड है तो प्रोजेनी से हैप्पीनेस प्रॉमिस्ड है कि नहीं, प्रोजेनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम मतलब अगर है तो फिर देखना पड़ेगा कि किस तरह की प्रॉब्लम है, डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वाइफ को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऑल दैट वी हैव टू। फिर उसके लिए हमें डिविजनल चार्ट्स अलग अलग देखने पड़ेंगे, अलग अलग। बट दिस इज हाउ वी क्वांटिफाई दिस। दिस गिव्स यू अ जनरल आइडिया ऑफ द हॉरोस्कोप। इंडिविजुअल चार्ट से पूरा ये चार्ट खराब नहीं होगा, लेकिन ये अगर ये नवांश खत्म है, मान लीजिए ये जो दिखा हुआ है सब, इसमें जो जिसमें 62, जिसमें 100%, 50% निकल रहा है, ये सारे मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग सब इसमें अगर नीच हो गए नवांश में, तो ये फिर ये बेकार हो गया, इसको आप क्रॉस आउट कर दीजिए। देन दिस बिकम्स अ average or a below average horoscope. That is the importance of Navansh. Only the Navansh, not of the other divisional charts.
अदर डिविजनल चार्ट्स में खाली स्पेसिफिक चीजें हम देखेंगे। ललित जी, आप समझ रहे हैं ना, आपका ज्यादा था डिविजनल चार्ट्स के ऊपर, वर्ग चार्ट्स जी काफी क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया ना विनोद? इट इज इट क्लियर? जी जी Yes. I'm not. So this is how we, again, this is, see, this is not, you know, this is कोई ये rocket science या वो scientifically established formula नहीं है ये. This is एक उससे किया गया है, but by and large it gives you a, you can gauge the strength of a horoscope by and large based on these rules. These rules are evolved after, you know, very thorough empirical research. Just not like that. ऐसे ही नहीं निकला हुआ है. इसमें एक आध मैं अभी कर रहा हूँ, मेरा खुद भी रिसर्च चल रहा है. उसमें थोड़ा सा मुझे और आई फील कहीं कहीं एक आध जगह मैं 25% को 50% करना चाहता हूँ, but I have not come to that conclusion, not so far. Well, we'll see. So one small doubt was there actually. Can I ask you now? हाँ, या थोड़ा loudly बोलिए, आवाज कम आ रहा है. Okay. Am I clear now? हाँ, या. Regarding that Mercury, which is sitting in the 12th house, हाँ. it is degree is 6 or 26. It is not into the orb of the MEP of the house. Yeah. Suppose it touches, it gets into the orb. Does it make any difference, the strength? No, it will not make a difference to its own house because it is in its own Mool Trikona house. Yeah. Okay. Right. But if it gets into the orb, then it will affect this house, this sixth house here. So regarding diseases, more issues make. Okay. Yeah. Okay. It will not affect its own Mool Trikona house. In fact, it will be impacting it. It will be impacting the Mool Trikona house, you know, beneficially. Okay, beneficially. If it is nearer to the midpoint. Oh, there is a plus point in that. Okay. Yeah, that becomes a plus point. But for this here, then it casts its, you know, its negative aspect on this house. Because it is, after all, a functional malefic planet. That you have to. Right. Suppose this was pat on the, at one, say it was hypothetically, if suppose Mercury was at 1 degree 27 minutes. It would have been wonderful for the 12th house. Okay. It would have been wonderful for the 12th house. But it would have been a disaster for the 6th house. Sir, at 127, it becomes a weak benefic, right? No. As long as it is in its, yeah, that way it will become weak. It will lose some marks for its age. Okay. But then it will make up because it will be affecting its own Mool Trikona Rashi very strongly. Okay. सर सिक्स्थ को तो प्रभावित करेगा ना अगर इन्वेंट होगा ये. मैं तो वही कह रहा हूँ ना, अगर ये MEP पर चला जाएगा तो सिक्स्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा ये. सिक्स्थ को बीमारी देगा. ठीक है. फिर ये बीमारियों के लिए या सिक्स से जो भी देखा जाता है उसको खराब करेगा. जी, इन केस मरकरी स्ट्रॉन्ग होता तो वो सिक्स्थ MEP को देख रहा होता तो उसको कम प्रभावित करता. स्ट्रॉन्ग केस में नहीं. वो फंक्शनल मैलेफिक है, अपने लिए नहीं, अपने घर के लिए नहीं है, लेकिन बाकियों के लिए फंक्शनल मैलेफिक ही है. नहीं, सिक्स्थ के लिए फंक्शनल, अगर नजदीकी से देखते तो सिक्स को खराब ही करता ही है. नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इफ इट इज इन स्ट्रेंथ और फंक्शनल मैलेफिक है और सिक्स्थ MEP को देख रहा है तो वो कम इफेक्ट करेगा. और इन केस इट इज इन इन्फेंसी और सिक्स्थ MEP को देख रहा है तो वो अधिक प्रभावित करेगा. नहीं, वो प्रभावित करेगा. वो अगर मिड पॉइंट को देख रहा है तो प्रभावित करेगा. उसके इन्फेंसी से सिक्स्थ को कोई मतलब नहीं है. उसके इन्फेंसी से सिक्स्थ को कोई मतलब, उसके अपने स्ट्रेंथ को मतलब है. ठीक है. उसके अपने स्ट्रेंथ को मतलब है. ठीक है. वो अगर बच्चा हो गया तो इट विल लूज मार्क्स ऑन दैट काउंट. जो है ना वो 20% पर डिग्री वो लूज करेगा. ठीक है. लेकिन इसको देखेगा तो ये इसके ऊपर तो इसका इम्पैक्ट आएगा. और वो डिपेंड करता है कितना नजदीकी इम्पैक्ट है. ये तो आप लोगों ने पढ़ा था ना.
15% पर डिग्री जी, का जी। इम्पैक्ट होता है। जी। तो ये है, दिस इज कैसे हम स्ट्रेंथ को डिराइव करते हैं। और उसको मैं एक है, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। I'll open share another screen with you. आप लोग उसको वो फोटो खींच लीजिएगा, या वीडियो में तो रहेगा ही, फोटो खींच लीजिएगा। आप लोग कल उसको बनाइएगा। इसकी फोटो खींच लीजिए। वैसे तो कल भेज दूंगा मैं, लेकिन कल कब भेज पाऊंगा आज का वीडियो पता नहीं, अभी ठीक आएगा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। इसका फोटो खींचिए, इसको बनाइएगा। एक मिनट सर। और आज कौन नहीं आया है? डेविड, सुमंत, और कौन नहीं आया है? ये तो फोटो इन्होंने भेज दिया, इस पर भी है, आ गया है इसमें भी। इसको आप लोग कल बनाइएगा। और इसके बाद विल स्टार्ट विथ द प्रेडिक्शंस पार्ट। अभी हमने आज एक रिवीजन एक्सरसाइज रखा था, लेकिन फिर कल ही करेंगे, हम सोच रहे हैं। एक इसको भी कर देते हैं, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। ये एक रिवीजन एक्सरसाइज है, उसको आप लोग इसकी भी फोटो खींच के ग्रुप में डाल दीजिए। इसको कर लीजिएगा। विल डिस्कस दिस टुमारो।
ये दोनों एक वो वाला स्ट्रेंथ्स ऑफ प्लैनेट्स और ये एक रिवीजन एक्सरसाइज है, ये कर लीजिएगा, देन वील स्टार्ट ऑफ विद। और वो दिव्या जी, वो आप वो लेसन नंबर 14 वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वैसे तो आपको लगता है आप समझ गई होंगी, यू मस्ट हैव रेड दिस एंड समझ में आया होगा। हाँ जी सर, आज की क्लास से थोड़ा आ गया, क्लियर हो गया। आधा क्लियर हो गया, एक बार सुन लीजिएगा उसको। हाँ और जी ये सर रिवीजन थोड़ा कर लीजिएगा आप लोग, तो पीछे का जो हुआ है मोर और लेस उसमें हमने इसमें कोशिश किया है कि उसको कवर कर दिया हमने। इसके आंसर्स भी हैं, मैं दे दूंगा। ये लोग क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं? ये डेविड का कोई मैसेज नहीं आया है। बताइए और कुछ। Was it clear? अब क्वांटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ तो क्लियर हो गया होगा। जिनके हॉरोस्कोप्स होते हैं ऑब्वियसली उनकी मैं आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, बट दे आर ऑल लाइव केसेस फ्रॉम माय लाइब्रेरी में, मेरे आर्काइव्स, मेरे कलेक्शन से ही है सारा। ये गौरव के रात में मतलब वो रहता है क्या, उनके वो चलता है उनका इस व्हाट डू यू कॉल इट, so meetings मीटिंग्स रात में चलती क्या? इज ही केटरिंग टू US clients यूएस so क्लाइंट? if- हाँ, तो अब तो बड़ा yes sir मुश्किल होगा उनके लिए फिर तो, यूएस क्लाइंट्स को अगर करते हैं तो। व्हाट अबाउट वीकेंड्स? not sure about weekends sir चलिए और कुछ बताइए आप लोग। अभी तक शुरू से अभी तक तो क्लियर है ना बिल्कुल जो भी हुआ है? ये व्हाट दी ऑफ कोर्स प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहिए। आई थिंक हमारे हिसाब से सिस्टम्स अप्रोच वैदिक में सबसे बड़ा आसान है, इजी एंड क्वाइट एक्यूरेट, ठीक ठाक। इसमें इफ द हॉरोस्कोप इज इन ऑर्डर करेक्ट है तो काफी ठीक ठाक निकलता है सारा कुछ। विनोद, क्लियर हो रहा है ना आपको? Yeah, sir, this is okay. So I think more and more exercises, practical exercises, no, will get really good. हाँ अभी ठीक है, अभी Today, आप यू ऑल कैन टेक अप, आप अपना लो ना, अपना हॉरोस्कोप लेके कीजिए। today your exercise was very useful. Today what you did was very useful. Because some basics doubts also I got it clear with the discussion. चलिए हमिद, ओके देन।
जी सर। ठीक है, we'll call it a day then. Okay, चलिए, okay, bye. Bye, sir. Bye Thank then. you, Good sir. night. Good night. Good night. Good night.